हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक नियम। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी गति करती है तो उसके गति के दौरान, उसके मोशन के दौरान अलग अलग पैरामीटर्स में चेंजिंग होता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और जैसे उस बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं तो ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स उसमें मोशन आ जाता है। तो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने से उसकी गति में क्या परिवर्तन होता है, बॉडी कैसे मूव करती है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे। तो तीनों नियमों को हम लोग 1 बाय 1 करके बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, और इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक है। और इसी को बोलते हैं गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो ने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में रहेगी, या एक समान त्वरण से मोशन कंडीशन में है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान त्वरण से गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन, और इफ अ बॉडी इज इन मोशन कंडीशन इट विल बी इन मोशन कंडीशन until and unless there is no external force applied on the body। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान त्वरण से गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। कहने का मतलब होता है कि हर एक बॉडी की यह टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट चेंज करने का अपोज करती है, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। बात समझ में आया? मतलब कि अगर बॉडी, सपोज करो कि यहाँ पे एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। अगर यह बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो यह रेस्ट कंडीशन में रहेगी। कब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगी? जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। या अगर कोई बॉडी है, एक समान त्वरण A से गति कर रही है तो यह गति की अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो जड़त्व की हम लोग बात करते हैं। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व, इनर्शिया। तो जड़त्व किसी भी वस्तु का, जड़त्व वस्तु का वह गुण
वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व तीन प्रकार का होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहला होता है विराम जड़त्व। विराम जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड सेकेंड इज गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जड़त्व तीन प्रकार का होता है। विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। विराम जड़त्व का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु अगर विरामावस्था में है, विरामावस्था, ठीक है, तो यह कब तक विरामावस्था में रहेगी? जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व कहलाएगा। और दूसरा, अगर कोई सपोज करो कि कार है, इस तरीके से कार है, ठीक है, और यह गति की अवस्था में है, तो यह गति की अवस्था में कब तक रहेगा? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसको रोकने की कोशिश न की जाए। तो वस्तु का यह जड़त्व क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको इस तरीके से समझो कि सपोज करो कि कोई गाड़ी है, सपोज करो कि एक ट्रक है, वो गति की अवस्था में जा रही है, एक स्पीड से जा रही है, और अचानक सपोज करो कि इस तरीके से एक ट्रैक बना हुआ है और इस पर एक गाड़ी जा रही है, और अचानक यहाँ पे क्या आ गया? टर्निंग आ गया। तो इस टर्निंग पे हमको टर्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की जड़त्व को क्या बोलेंगे? दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व तीन प्रकार का होता है। विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, अथवा एक समान त्वरण से गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। बात क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या गैलीलियो का नियम। ठीक है, बात एक ही है। चलो अब हम लोग बात आगे करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ की हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड नियम क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन के सेकेंड नियम को पढ़ने से पहले हमको एक फिजिकल क्वांटिटी को जानना होगा, संवेग। संवेग जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रेखीय संवेग। तो संवेग क्या होता है? किसी भी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस पिंड का रेखीय संवेग कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई पिंड है, यहाँ पे कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, और वह v वेग से गति कर रहा है, तो इसका रेखीय संवेग P इक्वल्स टू m इंटू v, यानी कि P इक्वल्स टू mv। पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उस पिंड का रेखीय संवेग कहलाता है। ठीक है, और रेखीय संवेग कैसा राशि होता है? यह एक सदिश राशि होता है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो रेखीय संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा?
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक और फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आवेग। आवेग, आवेग मीन्स इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी बॉडी पर, किसी भी पिंड पर बहुत ज्यादा फोर्स अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगता है तो बल और समय के गुणनफल को उस पिंड का आवेग कहते हैं, इम्पल्स। यानी कि सपोज करो कि यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है और इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F और यहाँ पे लगने वाला फोर्स F बहुत ही कम समय अंतराल के लिए अप्लाई हो रहा है, डेल्टा टी समय अंतराल के लिए अप्लाई हो रहा है। जैसे कि सपोज करो कि जब किसी को अगर हम स्लैप करते हैं या किसी को मुक्का मारते हो तो क्या करते हो, बहुत ही अल्प समय के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगता है। या किसी को पुश करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना होता है उसको मोशन में लाने के लिए, तो हम अब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर अ मोमेंट। तो उस कंडीशन में फोर्स और टाइम के गुणनफल को, मल्टीप्लिकेशन को उस पिंड का आवेग बोलते हैं। यानी कि इम्पल्स I इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहां से इसका अगर मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, फोर्स का मात्रक क्या है, न्यूटन, और इसका मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। और यह भी कैसी राशि है, यह भी एक सदिश राशि है, यह भी एक सदिश राशि है। ओके, तो संवेग और आवेग दोनों क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the force applied। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब सपोज करो, यानी कि यहां से सिंपल से ये बोल रहा है F प्रोपोर्शनल टू dP बाई dt। संवेग परिवर्तन का दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, या जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होगा उतना ही ज़्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे सपोज करो एक बॉडी है, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, इस पिंड का द्रव्यमान m है और इसका प्रारंभिक वेग u है, यानी कि u प्रारंभिक वेग से गति कर रहा है। तो इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, प्रारंभिक संवेग यानी कि इनिशियल मोमेंटम, इसका प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू mu, और अंतिम संवेग यानी कि अब इस पर हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, इस बॉडी पे हमने एक फोर्स F अप्लाई किया, और जैसे इस पे फोर्स अप्लाइड होता है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के v हो जाती है, और मास तो वही रहेगा, और वेलोसिटी u से v चेंज होने में टाइम t लग रहा है। ठीक है, तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इंटू v। इनिशियल मोमेंटम प्रारंभिक संवेग mv और अंतिम संवेग फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल्स टू mv। तो अब संवेग परिवर्तन कितना होगा, संवेग परिवर्तन डेल्टा P इक्वल्स टू P2 माइनस P1, इट मीन्स mv माइनस mu। ठीक है, ये तो संवेग परिवर्तन हो गया। और संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा, संवेग परिवर्तन
की दर, संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि dp बाई dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन टी, यही तो होगा संवेग परिवर्तन की दर। और अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो F प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन टी। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल्स टू k m v माइनस u अपॉन टी। यहाँ पे k कांस्टेंट है और k का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू m v माइनस u अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि a। ठीक है, इट मीन्स F इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होती है, इट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण आएगा, तो पिंड पर लगाया गया फोर्स कितना होगा, उस पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के बराबर मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको यह फॉर्मूला मिलता है। तो अगर न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछे तो यह होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो अब यहां से हमको फोर्स निकल गया। अब अगर इसका मात्रक देखें, इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन किस में होता है, एसआई मात्रक। और तीसरा क्या होता है, डाइन किस में होता है, डाइन होता है सीजीएस मात्रक। ठीक है, और हम लोग एक रिलेशन भी जानते हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। तो यहां से हमको न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, कि फोर्स क्या होता है। तो आई होप न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम। यहां पे देख लेते हैं, छोटा सा है, न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब क्या है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाती है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। जैसे कि अगर हम किसी दीवार को पुश करते हैं, दीवार पे फोर्स लगाते हैं, तो हमारे हथेली को चोट लगता है। क्यों, क्योंकि दीवार भी हमको फोर्स लगाते हैं। या किसी को हम स्लैप करते हैं, किसी को स्लैप करो तो उसको तो चोट लगता है, उसी अमाउंट में हमारे हथेली को भी चोट लगता है। इट मीन्स एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर कोई दो बॉडी है, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बी, ए और बी है, और पहला पिंड बॉडी ए बी पर फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, तो बी क्या करेगा, बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एफ बी ए। इट मीन्स एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, यानी कि बॉडी ए पिंड बी पे जितना बल लगाएगी, पिंड बी भी पिंड ए पर उतना ही बल लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। अब देखो, एक्शन रिएक्शन लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारे दैनिक जीवन में होता है।
जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च होता है, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर ही वर्क करता है। कैसे, जब फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं रॉकेट में, तो फ्यूल से जो धुआं होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर निकलता है, तो ये हो गया क्रिया, और उस क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में वह रॉकेट पे फोर्स लगाता है जो कि प्रतिक्रिया होता है, जिसके कारण कि रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। उसी तरीके से जब हम पिस्टल से, जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली तो आगे जाती है लेकिन बंदूक पीछे की ओर हटता है। क्यों? क्योंकि बंदूक आगे जाती है तो उस पर क्रिया बल लगता है और वह गोली उस बंदूक पर भी उतनी ही उसके अमाउंट के बराबर ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमको यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन पेयर, बल हमेशा युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में कार्य करता है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कहीं पर भी वर्क करता है तो ऑलवेज इट वर्क्स इन पेयर, हमेशा एक पेयर के फॉर्म में वर्क करता है। तो आई होप न्यूटन का थर्ड लॉ भी आप लोगों को समझ में आया होगा और न्यूटन का सेकंड नियम भी समझ में आया होगा। न्यूटन सेकंड लॉ में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स, और यहाँ से हमको मिल रहा है इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन एंड डाइन। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला मैं और बता देता हूँ, अगर त्वरण क्या हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, F इक्वल्स टू mg। तो फोर्स का एक और यूनिट होता है किलोग्राम भार, किलोग्राम वेट, ठीक है, किलोग्राम वेट। अब देखो यहाँ पे अगर m का वैल्यू 1 ले लें, m का वैल्यू 1 और g का वैल्यू कितना ले लें, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 9.1 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम वेट में कितना होता है, 9.8 न्यूटन। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक यू।